नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत बायोटेक के कोविड रोधी टीके कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए नवाचार उपायों और माइक्रो कार्य नीतियों पर जोर दिया। कहा, टीकाकरण अभियान घर घर तक पहुंचने की आवश्यकता। भारत ने स्वदेश निर्मित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल उड़ान परीक्षण किया। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 17,000 करोड़ रुपए जारी किए। अयोध्या में दीपोत्सव समारोह के दौरान 12 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दीपावली पर लोगों को शुभकामनाएं दी। बेलग्रेड में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के पुरुष सेमीफाइनल में कल आकाश कुमार का सामना कजाकिस्तान के महमूद साबिर खान से होगा और 2020 क्रिकेट विश्व कप में अबुधाबी में भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला जारी। दुबई में न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को 16 रन से हराया। समाचार संध्या में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आज कोविड-19 के भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की आपात उपयोग की अनुमति दे दी है। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी के लिए जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत 2022 तक कोविड की 500 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन करेगा। स्वास्थ्य संगठन के तकनीकी सलाहकार समूह की आज हुई बैठक में कोवैक्सीन के आपात उपयोग की सिफारिश की। संगठन ने पिछले सप्ताह कंपनी से कोवैक्सीन के संदर्भ में और स्पष्टीकरण मांगा था। भारत के औषधि नियंत्रक महानिदेशक से आपात इस्तेमाल के लिए प्राप्त वैक्सीन की अनुमति की सूची में कोवैक्सीन 6ठी वैक्सीन है और इसका इस्तेमाल कोविशील्ड तथा स्पुतनिक वी के साथ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम में किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी को एक बड़ी उपलब्धि बताया है। आज आत्मनिर्भर भारत का संकल्प सिद्ध हुआ है। भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित संशोधित कोवैक्सीन को WHO ने आज अप्रूवल दिया है। इसलिए मैं भारत के हमारे ICMR के साइंटिस्ट, भारत बायोटेक के वैज्ञानिक साइंटिस्ट और भारत बायोटेक कंपनी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने ट्वीट करके आपात उपयोग की सूची में कोवैक्सीन को शामिल किए जाने पर भारत को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोवैक्सीन को आपात उपयोग की मंजूरी देने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री नायडू ने इसके लिए भारत बायोटेक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और वैक्सीन के विकास से जुड़े सभी संगठनों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के कम टीकाकरण वाले जिलों में टीके लगाने में तेजी लाने के लिए नवाचार आधारित तरीकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। कम टीकाकरण वाले जिलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा बैठक में श्री मोदी ने कहा कि इन जिलों को अधिक टीकाकरण वाले जिलों के अनुभवों से सीखना होगा। देश के जिन राज्यों ने 100% पहली डोज का पड़ाव पूरा किया है, उनमें भी कई जगहों पर अलग अलग तरह की चुनौतियां रही है। कहीं भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से मुश्किल आई तो कहीं साधन संसाधनों की चुनौती रही, लेकिन ये जिले इन चुनौतियों को पार करते ही आगे निकले हैं। वैक्सीनेशन से जुड़ा कई महीने का एक्सपीरियंस हम सबके पास है। हमने बहुत कुछ सीखा है।
प्रधानमंत्री ने जिला अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक गांव, आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक कस्बे के लिए अलग अलग कार्य नीतियां बनाई जाएं। उन्होंने सुझाव दिया कि क्षेत्र में 20 से 25 सदस्यों के दल के गठन से ऐसा किया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि स्थानीय लक्ष्यों से संबंधित कार्य सारणी तैयार करें। श्री मोदी ने कहा कि सरकार टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें प्रत्येक परिवार तक हर घर टीका, घर घर टीका की भावना के साथ टीकाकरण के लिए पहुंचना है। हम हर गांव में भी मोहल्ला, उसमें भी वो 4 घर बाकी रह गए तो 4 घर, बारीकी की तरह हम जितना जाएंगे हम परिणाम प्राप्त करेंगे। और जहां कहीं भी जो भी कमियां हैं उसे जल्द से जल्द दूर करके ही रहना है। श्री मोदी ने कहा कि 50% से कम कवरेज वाले और दूसरी कम खुराक के जिलों में जागरूकता विकसित करने पर बल दिया जाए। उन्होंने जागरूकता अभियान में धार्मिक नेताओं को जोड़े जाने पर जोर दिया। मैंने बहुत प्रारंभ में सभी धर्मगुरुओं से बात कर करके इस काम में मदद के लिए उनको अपील की थी और सभी वैक्सीनेशन के बहुत हिमायती हैं, कोई विरोध नहीं करते हैं। 2 दिन पहले ही मैं वेटिकन में था, पोप फ्रांसिस से मेरी बहुत अच्छी मुलाकात हुई। वैक्सीन पर धर्मगुरुओं के संदेश को भी हमें जनता तक पहुंचाने पर विशेष जोर देना होगा। श्री मोदी ने कहा कि राज्य टीकाकरण अभियान में एनसीसी और एनएसएस कैडेटों की सहायता ले सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबके लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में एक दिन में 2 करोड़ 50 लाख वैक्सीन की खुराक देकर एक रिकॉर्ड बनाया था। इससे भारत की अद्वितीय क्षमता का प्रमाण मिलता है। जिला अधिकारियों ने अपने अपने जिलों में सामने आ रहे उन मुद्दों और चुनौतियों का विवरण दिया जिनके कारण टीकाकरण की कवरेज कम हुई है। उन्होंने वैक्सीन लेने में हिचक के लिए अफवाहों, दुर्गम स्थलों और हाल के महीनों में खराब मौसम की स्थिति से उत्पन्न चुनौतियों का विवरण दिया। उन्होंने इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए किए गए उपायों का भी ब्यौरा दिया। बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने देश में टीकाकरण कवरेज के परिदृश्य की जानकारी दी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 1 अरब 7 करोड़ 29 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 41 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इसी दौरान 11,903 लोग संक्रमित हुए। स्वस्थ होने की दर 98.22% हो गई है। कल 14,159 रोगी स्वस्थ हुए। मध्य प्रदेश में राज्य मंत्रिमंडल ने कोविड के उपचार और प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए नंबर 7659 नामक नई योजना को मंजूरी दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसमें स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे से संबंधित सभी व्यवस्थाएं शामिल हैं। योजना में स्वास्थ्य अधोसंरचना उन्नयन, मानव संसाधन प्रबंधन, दवा और अन्य उपकरण की खरीद, कोविड मरीजों का निःशुल्क उपचार, टेस्टिंग और सैंपलिंग व्यवस्थाओं जैसे कार्य शामिल हैं। मंत्रिपरिषद ने नागरिकों को बेहतर चिकित्सा और इलाज की निःशुल्क सुविधा के लिए 29 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि का व्यय मुख्यमंत्री सहायता कोष से किए जाने के निर्णय को भी मंजूरी दी है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्र सरकार ने डेंगू के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए उन 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च स्तरीय टीमें रवाना की हैं जहां डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं हरियाणा, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरक की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति होगी। उन्होंने नवंबर माह के लिए उर्वरकों की उपलब्धता के बारे में अधिकारियों के साथ समीक्षा की है।
श्री मांडविया ने कहा कि उर्वरकों की उपलब्धता राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मांग से अधिक रहेगी। श्री मांडविया ने किसानों से अनुरोध किया कि वे अफवाहों के आधार पर उर्वरकों की जमाखोरी न करें। बिहार में पंचायत चुनाव के 10 चरणों में से छठे चरण के लिए आज कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ। पटना, गया और नवादा सहित 37 जिलों के 57 प्रखंडों में वोट डाले गए। राज्य में पहली बार पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। वोटों की गिनती इस महीने की 13 और 14 तारीख को होगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पश्चिम बंगाल में एक संदिग्ध जेएमबी आतंकवादी को दक्षिण 24 परगना जिले के एक ठिकाने से गिरफ्तार किया है। एनआईए ने कल जिले के सुभाष ग्राम से गिरफ्तार किया। उसके पास से फर्जी भारतीय आधार कार्ड और वोटर कार्ड मिले हैं। एनआईए की विशेष अदालत ने आज उसे 8 नवंबर तक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत बायोटेक के कोविड रोधी टीके कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए नवाचार उपायों और माइक्रो कार्यनीतियों पर जोर दिया। कहा, टीकाकरण अभियान घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता। भारत ने स्वदेश निर्मित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल उड़ान परीक्षण किया। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 17,000 करोड़ रुपए जारी किए। अयोध्या में दीपोत्सव समारोह के दौरान 12 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक का विश्व रिकॉर्ड बना। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दीपावली पर लोगों को शुभकामनाएं दी। बेलग्रेड में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के पुरुष के सेमीफाइनल में कल आकाश कुमार का मुकाबला कजाकिस्तान के महमूद साबिर खान से होगा। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में अबू धाबी में भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला जारी। दुबई में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को 16 रन से हराया। उत्तर प्रदेश में दीपावली के अवसर पर आज शाम अयोध्या में प्रसिद्ध दीपोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। अयोध्या 12 लाख दीपक जलाकर गिनीज बुक का विश्व रिकॉर्ड बनाने में सफल हो गई। भगवान राम की पैड़ी पर 9 लाख दीपक जलाए गए। अयोध्या में अन्य स्थानों पर 3 लाख दिए जलाए गए। इस आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस दीपावली पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 9 लाख गरीब परिवारों ने अपने घरों में गृह प्रवेश किया है। उनके सम्मान में राम की पैड़ी पर 9 लाख दीपकों का प्रकाश किया गया है। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि दीपोत्सव के इस आयोजन में उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 43 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक आवास उपलब्ध करवाया है विगत 4.5 वर्ष के दौरान। नगरीय क्षेत्रों में 9 लाख गरीबों ने गृह प्रवेश भी कर लिया है और उसकी स्मृति में 9 लाख दीप का प्रज्वलन इस राम जी की पेड़ी में हो रहा है। कल हम 45 लाख उन परिवारों में दीप प्रज्वलन करके दीपावली के उत्सव की भव्यता को और भी आगे बढ़ाएंगे और इसीलिए दीपोत्सव का आयोजन आनंददायक है और एक नए कीर्तिमान के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में लगभग 678 करोड़ रुपए की 57 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दीपोत्सव पर अयोध्या में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरयू किनारे के 2 दर्जन से अधिक घाटों पर रोशनी की गई है। पूरे अयोध्या शहर के गलियों, चौराहों और मंदिरों में भी दीप जलाए गए हैं। अयोध्या प्रशासन और उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने 12,000 से ज्यादा स्वयंसेवकों को दिए जलाने के लिए तैनात किया था। इससे पहले दोपहर में राम कथा यात्रा साकेत महाविद्यालय से रवाना हुई और रामायण के प्रसंगों पर आधारित विभिन्न झांकियों को प्रस्तुत करते हुए दोपहर बाद राम कथा पार्क पहुंची, जहां पर परंपरागत तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम, लक्ष्मण और सीता की आरती उतारी। दिलीप शुक्ल, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि दीपावली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।
उन्होंने सभी से इस त्योहार को पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर साफ और सुरक्षित माहौल में मनाने की अपील की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कहा कि इस त्योहार से हमारे जीवन में सद्भाव, शांति और खुशहाली आती है। श्री नायडू ने आशा व्यक्त की कि ये त्योहार हमारे लिए खुशियां लेकर आएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने आज संयुक्त रूप से राजस्थान के जैसलमेर में देश में विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के 2 उड़ान परीक्षण किए। उपग्रह नेविगेशन और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर पर आधारित हथियार के 2 अलग अलग विन्यासों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस श्रेणी के बम का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर आधारित उड़ान परीक्षण देश में पहली बार किया गया है। इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर को देश में ही विकसित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना और मिशन से जुड़ी टीमों के संयुक्त प्रयासों की सराहना की है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि प्याज की कीमतों में कमी लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए उपायों का परिणाम दिखने लगा है। देश में प्याज का खुदरा मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। मंत्रालय ने बताया कि प्याज की कीमतों में अक्टूबर के पहले सप्ताह से बढ़ोतरी शुरू हुई थी, क्योंकि वर्षा के कारण प्याज की आपूर्ति बाधित हुई थी। उपभोक्ता मामले विभाग ने प्याज की कीमतों में कमी लाने के लिए भंडारण से प्याज की निश्चित मात्रा में इसका आवंटन करने का फैसला किया है। मंत्रालय ने बताया है कि विभाग ने कल तक 1,11,000 टन प्याज जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर में श्री आदि शंकराचार्य की समाधि तथा उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 2013 की बाढ़ में ये समाधि नष्ट हो गई थी, जिसका पुनः निर्माण किया गया है। संपूर्ण पुनः निर्माण कार्य प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में किया गया है। इस अवसर पर श्री मोदी एक सार्वजनिक रैली को भी संबोधित करेंगे और प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें सरस्वती आस्था पथ और घाट, मंदाकिनी आस्था पथ, तीर्थ पुरोहित हाउस तथा मंदाकिनी नदी पर गरुड़ चट्टी पुल शामिल हैं। इन परियोजनाओं पर 1 अरब 30 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। प्रकाशन विभाग 40वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भाग ले रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि ये मेला संयुक्त अरब अमारात के शारजाह में आज से शुरू हुआ, जो 13 नवंबर तक चलेगा। दुबई में भारत के महावाणिज्य दूत अमन पुरी ने प्रकाशन के क्षेत्र में प्रकाशन विभाग के योगदान की सराहना की। इस मेले में भारत प्रकाशन विभाग सहित सर्वाधिक 87 प्रकाशकों के साथ भाग लेने वाला अग्रणी देश बन गया है। इस मेले में कुल 1,566 प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र ने वस्तु और सेवा कर मुआवजा के तौर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 17,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में अब तक केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के बीच 60,000 करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी मुआवजा राशि जारी कर दी गई है। वस्तु और सेवा कर परिषद के फैसले के अनुरूप चालू वित्त वर्ष में जीएसटी मुआवजा में कमी के लिए 1,59,000 करोड़ रुपए ऋण के रूप में जारी कर दिए गए हैं। सर्बिया के बेलग्राद में विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के आकाश कुमार ने 54 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल में कल आकाश का मुकाबला कजाकिस्तान के महमूद सेबर खान से होगा। आकाश ने क्वार्टर फाइनल में कल एक बड़ा उलटफेर करते हुए रियो ओलंपिक्स के रजत पदक विजेता वेनेजुएला के ओएल फिनुएल को 5-0 से पराजित किया था। प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले वो भारत के 7वें पुरुष मुक्केबाज होंगे। आकाश पहली बार इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। 2020 क्रिकेट विश्व कप में अबुधाबी में अफगानिस्तान के साथ खेलते हुए भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 8 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 65 रन बना लिए थे। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आज भारतीय टीम में सूर्य कुमार यादव और रविचंद्रन अश्विन को शामिल किया गया है। इससे पहले दुबई में न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को 16 रन से हरा दिया। जीत के लिए 173 रन के लक्ष्य के जवाब में स्कॉटलैंड ने 5 विकेट पर 156 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 172 रन बनाए थे। आकाशवाणी से सभी मैचों का आंखों देखा हाल एफएम रेनबो से प्रसारित किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार अपनी श्रृंखला वीर गाथा में प्रत्येक बृहस्पतिवार परिक्रमा कार्यक्रम में शाम 4:45 पर प्रमुख क्रांतिकारियों की प्रेरक कहानी प्रस्तुत करता है। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक दुनिया के अब तक के सबसे महान संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आता है प्रतिदिन इसी संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम याद कर रहे हैं महान लेकिन गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को। उनका जन्म 3 नवंबर 1900 को राजस्थान के जैसलमेर रियासत में हुआ था। सागरमल प्रतिबंधित प्रजा मंडल के नेता थे और उन्होंने जैसलमेर तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। 1921 में सागरमल गांधी जी के असहयोग आंदोलन का भी हिस्सा बने और उन्होंने जैसलमेर के लोगों से आंदोलन में भाग लेने का आह्वान किया। सागरमल के पिता आख्या राज जैसलमेर के तत्कालीन शासक महारावल जवाहर सिंह के दरबार में काम करते थे। अपनी युवावस्था के दौरान उन्होंने ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति अपने गृह राज्य द्वारा दिखाए गए उदासीन रवैये को महसूस किया। इससे वो बहुत आहत हुए और उनके अंदर धीरे धीरे विद्रोह के प्रति जोश की ज्वाला जगी। जवाहर सिंह ने रियासत में पत्रिकाओं के मुद्रण और पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। महाराजा को धता बताते हुए सागरमल ने अपनी पुस्तक जैसलमेर का गुंडा राज में जवाहर सिंह के अत्याचारों का उल्लेख किया और कई पुस्तकों का प्रकाशन कर जनता को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। सागरमल ने जैसलमेर राज्य के शासक की जन विरोधी नीतियों का जमकर विरोध किया, जिसके कारण जैसलमेर और हैदराबाद की रियासतों ने अपने क्षेत्र में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। सागरमल अपने परिवार के साथ नागपुर चले गए, लेकिन जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो सागरमल 25 मई 1941 को उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जैसलमेर आए। तब उन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें सालों तक जेल में प्रताड़ित किया गया। कहा जाता है कि उन्हें जेल में जिंदा जला दिया गया। 4 अप्रैल 1946 को उनका निधन हो गया। 1986 में भारत सरकार ने सागरमल गोपा के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। भारत उनके जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की निस्वार्थ सेवा और बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। आज स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता अन्नपूर्णा महाराणा की भी जयंती है। उनका जन्म 3 नवंबर 1917 को ओडिशा के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों रमा देवी और गोप बंधु चौधरी के घर हुआ था। अन्नपूर्णा जब केवल 14 साल की ही थीं, स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गईं। वो एक उत्साही गांधीवादी थीं और 1934 में पुरी से भद्रक तक गांधी जी की ऐतिहासिक हरिजन पद यात्रा में
उनके साथ साथ थीं। गांधी करो आदर्शरे मथा टेकिबू तो गांधी हबू तू गांधी हबू। अन्नपूर्णा ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के सभी प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी और कारावास के तुरंत बाद बारी क्षेत्र में शांति सेना और माराना सेना बनाई। उन्होंने सितंबर 1942 में कटक जिले के कलमटिया में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस गोलाबारी में 4 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। उन्होंने कलमटिया गोलाबारी के बाद बारी और 3 अन्य गांवों में दंडात्मक कर लगाने का विरोध किया। उन्हें 2 साल के लिए कटक जेल में भेज दिया गया और 1944 में निर्वासन आदेश का उल्लंघन करने के लिए फिर से गिरफ्तार किया गया और 4 महीने के लिए फिर जेल में डाल दिया गया। आजादी के बाद अन्नपूर्णा ने अपना समय समाज सेवा में बिताया और महिलाओं तथा बच्चों के सशक्तिकरण के लिए काम किया। उन्होंने आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भी भाग लिया। उन्होंने रायगढ़ जिले में आदिवासी बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना की। अन्नपूर्णा महाराणा का 31 दिसंबर 2012 को ओडिशा के कटक में उनके घर पर निधन हो गया। हम इस महान स्वतंत्रता सेनानी के राष्ट्र के प्रति प्रेम को सलाम करते हैं। तू गांधी हबू इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। लेह, श्रीनगर, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि जम्मू में आसमान साफ रहेगा। गुवाहाटी, इम्फाल और अगरतला में सुबह कोहरा छाया रहेगा, लेकिन बाद में आसमान साफ रहने की उम्मीद है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग दीपावली के अवसर पर आज एक विशेष कार्यक्रम आओ मनाएं सुरक्षित और ग्रीन दीपावली प्रसारित कर रहा है। ये विशेष कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से सुना जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत बायोटेक के कोविड रोधी टीके कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए नवाचार उपायों और माइक्रो कार्य नीतियों पर जोर दिया। कहा, टीकाकरण अभियान घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता। भारत ने स्वदेश निर्मित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल उड़ान परीक्षण किया। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी क्षतिपूर्ति में 17,000 करोड़ रुपए जारी किए। अयोध्या में दीपोत्सव समारोह के दौरान 12 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। सरकार ने डीजल की कीमत में 10 रुपए और पेट्रोल में 5 रुपए की कमी की घोषणा की।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दीपावली पर लोगों को शुभकामनाएं दी। बेलग्रेड में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के पुरुष सेमीफाइनल में कल आकाश कुमार अपनी चुनौती पेश करेंगे और 2020 क्रिकेट विश्व कप में अबुधाबी में भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला जारी। दुबई में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को 16 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।